नमस्कार। महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी शासन को चलाने के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है और सल्तनत काल में जो राजस्व प्राप्ति का आधार था वो मुस्लिम कानूनों पे आधारित था। और उस समय मुख्यतः 5 कर लिए जाते थे। उन करों में जो पहला कर था वो था पहला उस्र, और ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। मुस्लिम कर्षकों की भूमि को उस्री भूमि कहते थे और उससे जो कर लिया जाता था उसे उस्र कहते थे। दूसरा जो कर था वो था खराज। खराज वो कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी जो भूमि मुस्लिमों के अतिरिक्त अन्य लोगों के अधिकार में थी उनसे जो कर लिया जाता था वो खराज होता था। और ये उपज का 1/3 से 1/2 यानी आधे तक होता था। तीसरा जो कर है वो है ज़कात। मुसलमानों पर उनकी संपत्ति के आधार पर धार्मिक कर लगता था, जो संपत्ति का 2.5% लिया जाता था। संपत्ति की वह न्यूनतम मात्रा जिससे अधिक संपत्ति होने पर ही ज़कात देना पड़ता था उसे निशाब कहते थे, यानी एक निश्चित संपत्ति भी होनी चाहिए थी। अगर उससे कम संपत्ति होती तो उस व्यक्ति से ज़कात नहीं लेते थे। चौथा जो कर था वो जजिया कर था, और ये जजिया कर भी धार्मिक कर था और ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जिसके बदले उनके जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा होती थी और वे सैनिक सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे। एक तरह से विभेदकारी कर था। जजिया कर हिंदुओं से लिया जाता था और ये कह के लिया जाता था कि इस कर के बदले आपको सैनिक सेवा नहीं देनी पड़ेगी और आपकी संपत्ति और जीवन की जो रक्षा है वो सल्तनत कालीन शासकों द्वारा की जाएगी। पहले जजिया भू राजस्व के साथ वसूल किया जाता था। बाद में फिरोज तुगलक ने इसे अलग वसूल करना शुरू कर दिया। स्त्रियां, बच्चे, साधु, पागल व भिखारी इस कर से मुक्त थे। अधिकांश समय ब्राह्मण भी जजिया कर से मुक्त थे। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जजिया वसूलना शुरू किया। जजिया भी लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुसार वसूला जाता था और इसकी अलग अलग 3 दरें थी: 48 दिरहम, 24 दिरहम और 12 दिरहम। 5वां जो कर लिया जाता था वो था खुमस। ये लूट तथा भूमि में गड़े खजाने में राज्य का 1/5 हिस्सा होता था। जब भी युद्ध होता था, युद्ध के बाद में शत्रु से जो भी लूट का माल मिलता था या किसी भूमि से अगर कोई खजाना मिलता था तो उस खजाने से जो वसूली होती थी उसको खुम्स कहते थे। और इसमें राज्य का 1/5 हिस्सा होता था और 4/5 भाग सैनिकों को या जो व्यक्ति खजाना ढूंढता था उसको दे दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने खुमस का 4/5 भाग स्वयं ने यानी शासक ने लेना शुरू कर दिया और 1/5 भाग सैनिकों के लिए या जो खजाना ढूंढता था उसके लिए छोड़ा। फिरोज तुगलक ने फिर से इस्लामी परंपरा के अनुसार पुनः केवल 1/5 भाग खुम्स के रूप में राज्य के लिए लिया और सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में अपना हिस्सा लेना बंद कर दिया। इस तरह से ये 5 कर थे: उस्र, खराज, ज़कात,
जजिया और खुम्स जो भूमि होती थी वो कई भागों में बंटी हुई थी। भूमि को इक्ताओं में बंटा हुआ था और इक्ता की भूमि इक्तेदार के अधीन होती थी। जो सीधी सल्तनत या केंद्रीय शासन के अधीन आती थी उसे खालसा भूमि कहते थे। इन करों के अतिरिक्त और भी बहुत से कर थे जिनको अववाव कहते थे। इनमें गृह कर है, चारागाह कर है, सिंचाई कर है और इन करों की वसूली के लिए अनेक अधिकारी होते थे। उन अधिकारियों में खुद गांव का राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी जिसको खुद कहते थे। तो ये खुद जो होता था वो गांव का राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था। इसके बाद में जो दूसरा अधिकारी होता था वो होता था मुकदम। तो मुकदम गांव का मुखिया होता था और ये भी गांव से कर एकत्रित करने में सहायता करवाता था। अन्य जो अधिकारी होता था उसमें चौधरी का काम भी मुख्यतः जो कर एकत्रित करना था वही होता था। तो कर एकत्रित करने में ये तीन प्रमुख अधिकारी थे, खुद, मुकदम और चौधरी। इन तीनों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय लगान बहुत सख्ती से वसूल किया जाने लगा और खुद, मुकदम और चौधरी को बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई और इनकी स्थिति भी खराब हो गई। इसलिए बर्नी लिखता है उस समय के बारे में। बर्नी कहता है, एक साधारण लगान अधिकारी खुद व चौधरियों को पीटकर उनसे लगान वसूल कर सकता था। सभी व्यक्ति लगान अधिकारियों से इतनी गणना करते थे कि कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह उनसे साथ करने को तैयार नहीं होता था। कहने का अर्थ है कि अन्य समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय से छोड़कर खुद, मुकदम और चौधरी की प्रमुख भूमिका होती थी लगान का एकत्रित कराने में और पहुंचाने में। लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जब देखा कि ये लोग बीच में बहुत सा लगान में हेरफेर करते हैं तो इन पे सख्ताई बरती गई और इनकी हालात खराब हो गई थी। लगान जो एकत्रित करने के लिए कई विधियां प्रचलित थी। लगभग सुल्तानों के समय में अनुमान के आधार पर ही लगान निश्चित किया जाता था और इसको कनकूत या नस्क के नाम से जाना जाता था। भूमि की जो पैमाइश थी उसको मसाहत कहा जाता था। पैमाइश को मसाहत कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने पहली बार भूमि की पैमाइश कर वास्तविक आय के आधार पर राजस्व निश्चित किया और बिस्वा भूमि पैमाइश की मानक इकाई थी। बिस्वा बीघा का 1/20वां भाग होता था। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने कर्षकों को कृषि के लिए ऋण प्रदान किया और इस ऋण को तकाबी ऋण के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य की संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा भी तैयार करवाया। फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगाया। उसने कृषि के विकास के लिए पूर्वी पंजाब में राजबाही और उलुग खानी नामक 2 नहरें भी खुदवाई। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया भू राजस्व वसूल करने के लिए दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की और इसका ये कार्य था कि जो भी बकाया भू राजस्व था उसको इकट्ठा किया जाता था।
गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि पैमाइश को त्याग कर पुनः बंटाई के आधार पर लगान वसूल किया तथा यह आदेश कि भू राजस्व एक साल में 1/10 से 1/11 के बीच में ही बढ़ाया जाए और जो अलाउद्दीन खिलजी ने चौधरी खुद और मुकदमों से अधिकार ले लिए थे वह पुनः लौटा दिए। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई और अधिशेष भू राजस्व एकत्रित किया। इस तरह से सल्तनत काल के अंदर जो राजस्व व्यवस्था थी यानी जो कर एकत्रित करने की व्यवस्था थी वो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी और कृषि ही राजस्व का मुख्य आधार था। 5 प्रकार के कर लिए जाते थे मुख्यतः उस्सर, खराज, जकात, जजिया और खुमस। इसके अलावा गृह कर, चरागा कर, सिंचाई कर, जिसमें गृह कर, चरागा कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए। अलाउद्दीन खिलजी ने सख्ती से कर एकत्रित किए। इसके अलावा जो बकाया भू राजस्व वसूल करना था उसके लिए भी एक विभाग जिसका नाम दीवान मुस्तखराज था वो किया। फिरोज़ तुगलक ने सिंचाई पे कर लगाया। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई पर ध्यान दिया और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज़ तुगलक ने भी कुछ नहरें खुदवाई जिनमें राजबाई और उलग खानी नामक नहर प्रमुख है। फिरोज़ तुगलक एक धार्मिक शासक था, इसलिए इसने सिर्फ धर्म के आधार पर खराज, जजिया, जकात और खुमस यही कर एकत्रित किए। इसके अलावा बाकी सभी करों को लेना बंद कर दिया। सिकंदर लोदी ने बाद में खाद्यान्नों पर से जकात हटा दिया, यानी जो खाद्यान्न फसलें थीं उन पर जकात लेना बंद कर दिया। सल्तनत काल में लगान नगद और अनाज दोनों रूप में लिया जाता था। इब्राहिम लोदी ने लगान खाद्यान्न के रूप में ही लेना शुरू किया। इस प्रकार से सल्तनत काल में अलग अलग शासकों के समय जो कर व्यवस्था थी वो अलग अलग थी और वो उसमें बदलाव भी होते रहे, लेकिन मुख्यतः ये जो 5 कर हैं उस्सर, खराज, जकात, जजिया और खुमस इन्हीं को वसूल किया गया। बाकी कुछ शासकों ने जो अतिरिक्त सुविधाएं दी उनसे अतिरिक्त कर लिया और कुछ ने सख्ती दिखाई कर एकत्रित करने में और कुछ लोगों ने सख्ती नहीं दिखाई और अपने अधिकारियों को छूट दी। धन्यवाद।